हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यूज वीडियो है वो लेके आए हैं। तो ये बेसिकली है 24 फरवरी का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, जेई मीन्स सेकंड शिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग भी क्या करना कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन a particle is executing SHM, the nature of graphical representation of velocity as a function of displacement is। तो as we know कि जो हमारी SHM की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ SHM, तो इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है? तो वो होती है बेसिकली x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें v और x के बीच में ही ग्राफ के लिए पूछा है कि कैसा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारे पास कितना आएगा? दिस इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। सो बाय वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो मैं x बाय ए ले रहा हूं, x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे v अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये हमारी इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं एक्स और वी वाई एक्स और वी की बात करूं तो ये क्या रहेगा हमारा? इलिप्टिकल। क्या प्रेजेंट करेगा ये? इलिप्टिकल ग्राफ। तो हमारा ऑप्शन टू इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू प्रोटॉन या टू इलेक्ट्रॉन each are fixed at a distance 2d, a third charged proton placed at a midpoint is displaced small x and x is less than d perpendicular to the line joining of the fixed charges. Proton will executing SHM, so find the angular frequency। तो हमें बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो पहले आप सिस्टम को बना लेते हो। सिस्टम हमारे पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज। एक प्रोटॉन है, इसको क्यू ही ले लेते हैं, सभी को क्यू ले लेते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी क्यू ही दिया हुआ है। ठीक है, क्यू ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे थोड़ा सा परपेंडिकुलर शिफ्ट करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज डी एंड दिस वन इज अगेन डी। परपेंडिकुलर इसको करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन बनेगी क्यू, जो कि है बेसिकली x। तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन विच इज F1 एंड सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा विच इज F2। ये एंगल मैंने कहा थीटा है, दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा। तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल भी थीटा है और सर ये एंगल भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं F1 F2 के कंपोनेंट करता हूँ, क्या F1 F2 के कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 cos थीटा और F1 sin थीटा। सिमिलरली ये F2 cos थीटा और ये हो जाएगा F2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स अगर निकालूं तो F नेट कितना हो जाएगा? F नेट हो जाएगा सर दिस इज 2F sin थीटा। ठीक है, क्योंकि F1 F2 इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल है। तो यहां से देखा जाए तो 2F की वैल्यू क्या होगी सर? K Q1 Q2 मतलब कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये। तो हम देख सकते हैं ये x है, ये x है हमारे पास और ये d है। इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कैन हट जाएगा। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? दिस वन इज थीटा।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है x अपॉन हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दिस इज 2 और k की जगह यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एंड दिस इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। तो ये हमारा एफ नेट हो जाएगा। अब एफ नेट को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, तो एक्सेलरेशन शुड बी और हमें दे रखा है इसको मैं लिख लेता हूँ 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो यहाँ से d कॉमन ले लेता हूँ, तो d कॉमन लूंगा तो बाहर d क्यूब आएगा, दिस इज 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब x लेस देन d है, तो हम कह सकते हैं ये टर्म्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू डी क्यूब एंड दिस इज x। अब ये हमारी इक्वेशन है, तो ये अगर इसे कंपेयर करें बाय इक्वेशन ऑफ SHM, कंपेयर a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी सर अंडर रूट, इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन पाई एम डी क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। अब पूछा क्या था हमसे, हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब की पावर हाफ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मतलब ये केटीजी का क्वेश्चन है, केटीजी इन थर्मोडायनामिक्स, मतलब हीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैस थ्योरी द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस लॉस देयर एनर्जी टिल इट्स रिचेस वॉल, नहीं वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते, वो तो कोलिजन करते हैं वॉल से और सेम मोमेंटम के साथ वापस आ जाते हैं, सफर करते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सेकंड आर अटैच्ड बाय द वॉल ऑफ कंटेनर, नहीं अट्रैक्टेड नहीं होते, क्योंकि वॉल के पास कोई खुद के पास चार्ज थोड़ी ना है जो कि अट्रैक्ट करेगा, कोई फोर्स थोड़ी ना लगाता है वॉल, उनके पास खुद के पास वेलोसिटीज होती है मॉलिक्यूल्स की। तो थर्ड है हमारे पास कंटिन्यूसली स्टिक टू द वॉल, नहीं स्टिक अगर हो जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इम्पिंच ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर, यस दिस इज करेक्ट। क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वॉल है हमारे पास, तो यहां से मॉलिक्यूल्स आया v वेलोसिटी से आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद वापस चल जाएगा सेम वेलोसिटी से, तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो 2m इंटू वी का आएगा। तो इस मोमेंटम के कारण ही, इस मोमेंटम पे ही क्या होता है, वॉल चेंज करता है, मतलब सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इम्पिंज ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये मैग्नेटिज्म का, मतलब कि जो हमारा जेई मेंस का टॉपिक है, जेई मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास कोई सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके पास खुद के डोमेन होते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खुद के डोमेन होते हैं, ऐसा कुछ होता है। नाउ द मैग्नेटिक डोमेन फर्स्ट इंक्रीज इन साइज बट नॉट चेंज इन ओरिएंटेशन, सेकंड have no relation with external magnetic field, थर्ड है हमारे पास डिक्रीज इन साइज एंड चेंज ओरिएंटेशन, एंड फोर्थ है मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इन ओरिएंटेशन। तो हमें पता है कि जब किसी भी सॉफ्ट या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो डोमेन है वो अपनी ओरिएंटेशन या साइज को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइज को चेंज करते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम डिक्रीज कर दें, इंक्रीज करें
या फिर डिक्रीज करें तो वो अपने साइज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दे मैग्नेटिक फील्ड की, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो टॉर्क के कारण इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। क्या, टॉर्क के कारण ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मे इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो इजीली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विच इज मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इज ओरिएंटेशन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेमीकंडक्टर का। दिस इज सेमीकंडक्टर, जो कि जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है और सेमीकंडक्टर में भी ये लॉजिक गेट्स का है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या पूछा है, द लॉजिक सर्किट शोन एवव इन इक्विलिब्रियम 2। तो हमें देखा जाए तो हमें ये तो नॉट गेट है, दिस वन इज नॉट गेट, दिस इज आर और गेट एंड दिस वन इज अगेन नॉट गेट। तो मैं पहले से यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ गेट्स की, तो देखिए ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारा नॉट गेट है और यहाँ पे अगेन नॉट गेट है और ये हमारा आउटपुट है विच इज सी। अब देखो यहाँ पे ए आ रहा है, दिस इज ए, यहाँ पे बी, अब बी नॉट गेट में जा रहा है तो बी का बार बन जाएगा, दिस इज बी बार। अब यहाँ पे अगर y1 की बात करूं तो a और बी बार का आउटपुट क्या होगा, y1 विच इज a प्लस बी बार, क्योंकि और गेट है तो वो दोनों को क्या करता है, ऐड। अब ये y1 जब नॉट गेट से निकलेगा तो जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा विच इज a प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, और हमें पता है कि a प्लस बी का बार जो होता है या a प्लस बी का होल बार जो होता है वो a बार डॉट बी बार बार हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये a बार डॉट बी, यही बचेगा क्योंकि बार बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो a डॉट बी आएगा, a बार डॉट बी आएगा। अब ये वाला रिलेशन जो किसी के साथ भी आ जाता है ए बी सी डी में से, वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में देखें तो ये ए आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, बी बार आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है, तो एंड गेट के बाद नॉट भी लगा होगा, मतलब ये नैंड गेट है, सॉरी दिस इज नैंड गेट। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ए डॉट बी का बार और होल बार। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार बार, मतलब कि ए बार प्लस बी। तो ये सही है क्या, नहीं ये तो गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन है, तो ये कहते हैं ए यहां से एंटर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ए बार, और बी यहां से एंटर करेगा तो दिस इज बी। अब ये ए बार और बी किस गेट में से जा रहे हैं, नैंड गेट में से, तो यहाँ पे ए बार डॉट बी, ये तो हो गया अपना क्या, एंड। अब एंड में भी नॉट, तो नॉट लगा दिया, तो ये हो गया हमारे वाई। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए बार बार प्लस बी बार। तो यहां से ये क्या आएगा, दिस इज ए प्लस बी बार। तो क्या सही है कि ये नहीं, ये भी हमारा गलत होएगा क्योंकि हमारे दोनों के दोनों आउटपुट चेंज आ रहे हैं। सी की बात करें, सी तो क्लियर दिख रहा है, ए यहां से आएगा, बी यहां से आएगा और ये कितना हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी का बार मतलब ए बार डॉट बी बार, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो लास्ट डी ऑप्शन बचा, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा। और चेक करने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आया, ये आया ए बार, ये आया बी, तो ये हो जाएगा नॉट एंड गेट है, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी। तो ये क्या सही है, हाँ ये सही है सर, ये ए बार डॉट बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑसिलेशन या एसएचएम का है क्या, ये नहीं, ये एरर का क्वेश्चन है, एरर का है ना, एरर का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम एरर। क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम समथिंग दे रखा है, अब मेजर लेंथ एल दे रखी है 1 मीटर फ्रॉम द मीटर स्केल, हैविंग अ मिनिमम डिवीजन, मतलब जो चेंज है उसमें एरर 1 मिलीमीटर है।
and time of one revolution is 1.95 और measured from the stopwatch 1.01 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब कि इतने का एरर है टाइम पीरियड में। तो द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी, तो हमें जी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी। तो हमें दे रखा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो यहां से मैं g की वैल्यू निकालता हूं, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगी। अब हमें इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है फॉर एरर, तो एरर के लिए ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी, कांस्टेंट का तो हट जाता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा t/t। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एरर की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम कि वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो डेल्टा जी बाई जी ये तो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10⁻³ और एल की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, प्लस 2 × डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दे रखा है हमें, तो टाइम पीरियड में एरर है 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना दे रखा है, दिस इज 1.95। ठीक है, तो यहां से डेल्टा जी बाई जी जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगी 0.013, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन हमें परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, तो ये डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, दिस इज 1.3 है ना, तो यहाँ पे आएगा ये 1.13%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, तो पीएन जंक्शन मतलब कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों, ये क्वेश्चन होगा सेमीकंडक्टर का। किसका, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से आई थिंक एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका है और ये एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू फंक्शन एज अ ट्रांजिस्टर। यस, पीएन जंक्शन डायोड को हम एज अ ट्रांजिस्टर यूज करते हैं सिंपली बाय कनेक्टिंग टू डायोड बैक टू बैक। नो, बैक टू बैक नहीं होता है ना, पीएनपी और एनपीएन होता है, लेकिन बैक टू बैक डायोड नहीं लगाते हैं विच एक्ट्स एज द बेस टर्मिनल। तो ये गलत है, बैक टू बैक नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, दिस इज लाइक पी एन पी, ये होता है हमारे पास क्या, इमीटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर। कलेक्टर का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इमीटर, एंड इमीटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इफ द इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बी, बी या फिर बीटा भी बोलते हैं इसे, बीटा indicates ratio of collector current to the base current in the light of above statement choose the correct। तो ये सही बात है, जो हमारा करंट गेन होता है, करंट गेन वो क्या होता है, बीटा, विच इज IC अपॉन IB। तो ये हमारा क्या है, सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, which is statement 1 is false but statement 2 is true. Okay, now the next question. So next question है हमारे पास, ये SHM का क्वेश्चन है, SHM और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये शायद क्या पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर अ बॉडी ऑफ मास हेल्ड बिटवीन द टू मासलेस स्प्रिंग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग आर अटैच्ड टू फर्म सपोर्ट, ईच स्प्रिंग has spring constant k, so find the frequency of oscillation of a given body। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल अपॉन के इक्विवेलेंट।
ये होता है डायरेक्ट। अब ये जो दोनों स्प्रिंग है ये किस में लगी हुई है भाई, ये पैरेलल में लगी हुई है सर, पैरेलल में। तो पैरेलल में के इक्विवेलेंट कितना होता है, विच इज k1 प्लस k2, मतलब कि k प्लस k दैट मीन 2k। तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k। अब हमें निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t। ओके, सो दिस वन इज, अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी बच्चों यहाँ पे एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब मैं इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज एफ इज इक्वल टू 1/t, है ना, 1/t। वो मैंने देखा ऑप्शंस, क्योंकि 1/2 पाई तो कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन आ रहा है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाई m। सो दिस इज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ गया आपके सामने एकदम हाजिर होते हुए, फटाफट। तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को कि फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन 4 आइडेंटिकल रजिस्टर विद रेजिस्टेंस समथिंग, 2 आइडेंटिकल इंडिकेट inductors with inductance something and battery something. The current I just after switch S is closed। मतलब स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे, मतलब t इज इक्वल टू 0 की बात कर रही है सबसे पहले, है ना। तो हमें पता है एज t इज इक्वल टू 0, जो हमारा इंडक्टर होता है, क्या इंडक्टर, इंडक्टर बिहेव लाइक बिहेव लाइक ओपन सर्किट। कैसा, ओपन सर्किट की तरह। तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बैटरी हो गई सर, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस। बाकी दोनों के दोनों जो ब्रांचेस हैं उसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट होगी, तो इसमें जो भी करंट होगी, करंट आई, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V विच इज 9 अपॉन आर। आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, क्योंकि सीरीज में ऐड है, तो दिस इज 2R। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 9/4। तो 9/4 कितना होता है सर, 9/4 होता है 2.25 एम्पियर। तो 2.25 एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जहां भी आ जाता है वहां आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स। क्या आ जाती है, मॉडर्न फिजिक्स। तो क्या बोला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है, तो रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो h अपॉन p होती है। क्या होती है, h अपॉन p। अब यहाँ पे P की बात करें तो यहाँ पे लिख सकता हूँ H अपॉन एम इंटू वी। अब बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है दोनों की, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया प्रोटॉन इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। तो लिख देता हूँ, तो H अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू H अपॉन, अच्छा ये प्रोटॉन का है, सॉरी, दिस वन इज प्रोटॉन, दिस वन इज प्रोटॉन, और यहाँ पे लेमडा अल्फा, तो H अपॉन, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है हमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सर Vp अपॉन वी अल्फा, Vp अपॉन वी अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आएगा, 4:1, मतलब 4/1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 विच इज 4:1 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है ना, किसका, केटीजी और थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि हमारी जो हीट फिजिक्स का क्वेश्चन है, या थर्मल फिजिक्स भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 1 मोल of an ideal gas of P1 PV
is allowed to expand reversibility and isothermally from A to B, its pressure is reduced to half of the original pressure. This is followed by a constant volume cooling till its pressure is reduced 1/4. Pressure क्या हो जाता है 1/4 of its original value till from B to C. Then it is restored as an initial state reversible adiabatic compression which is C to A. So find the net work done by the gas A. So basically work done by the gas find करना है. तो हमें दे रखा है कि A से B जो है वो तो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है. बी से सी क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक. और हमारे पास सी टू ए क्या दे रखा है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक. तो हमें निकालना नेट वर्क डन. तो हम बोल सकते हैं नेट वर्क डन होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए. तो बी टू सी तो जीरो होगा क्योंकि वो आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट दैट मींस वर्क डन जीरो. तो ए से बी की बात करें तो वर्क डन ए से बी में क्या है आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन. वी टू की वैल्यू कितनी है 2v1, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली एन आर टी एल एन, ठीक है. वी टू की वैल्यू 2v1 रखोगे. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, तो हमें पता है कि एडियाबैटिक में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास P1V1 मतलब P फाइनल, या फिर इसे बोल सकते हो डेल्टा P डेल्टा V अपॉन 1 माइनस ईटा या 1 माइनस गामा, ठीक है. अब P1V1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P फाइनल V फाइनल. मतलब इसे इस तरीके से ना लिखते हुए आप ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा है. ये होगा हमारे पास डेल्टा PV, डेल्टा PV is like this is delta PV. तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है. तो दिस इज वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल्स टू P फाइनल कितना हो गया P1 फाइनल वॉल्यूम V1 माइनस P2 V2 दैट मीन्स P1 by 4 2V1 अपॉन 1 माइनस गामा. नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या रहेगा इसका. तो हम देख सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल्स टू P1V1, तो इसे 4 से 2 हो जाएगा 1/2, तो P1V1 तो P1V1/2 बचेगा. तो हम कह सकते हैं P1V1/2 1 माइनस गामा. ओके. अब देखो इनिशियली देखें तो यहाँ पे एक P1V1 दे रखा है. तो ए पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, देखो ए पॉइंट पे हमें P1 भी दे रखा है V1 भी दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि P1V1 इज इक्वल टू यहाँ पे nRT होगा क्योंकि टेम्परेचर T है. तो मैं यहाँ पे P1V1 की जगह nRT अपॉन 2 1 माइनस गामा लिख देता हूँ, ठीक है. तो ये वर्क डन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी P1V1 नहीं दिया हुआ है, बस nRT दिया हुआ है, ठीक है. तो हम यहाँ से नेट वर्क डन लिख देते हैं. तो वर्क नेट क्या होगा, तो डब्ल्यू ए बी के थ्रू क्या था एन आर टी एल एन टू, दिस इज एन आर टी एल एन टू. बी सी के थ्रू जीरो था प्लस सी ए के थ्रू क्या है एन आर टी बाई 2 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ है. यहाँ से हम n की वैल्यू 1 है क्योंकि मोल 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम आर टी कॉमन लेते हैं. तो आर टी कॉमन ले लिया तो बचा क्या एल एन टू प्लस 1/2 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ बचेगा. अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही रहेगा. यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लो. तो दिस इज आर टी एल एन माइनस 1/2 गामा माइनस 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेट वर्क डन, ठीक है. तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरे मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है. तो एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 1.24 मिलियन वोल्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1200
नैनोमीटर 1240 नैनोमीटर अपॉन डेल्टा वी, जिस पर वो ऑपरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1240 अपॉन 1.24 मिलियन, मतलब 10⁻⁶ नैनोमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से डबल जीरो ऊपर ले देते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 10⁻³ नैनोमीटर इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? तो बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। किसका? स्ट्रिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की बात करें तो ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है x इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव भी हो सकती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि x की और t की वैल्यू के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सही दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन जो है, साइन का फंक्शन ये लीनियर फंक्शन है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू या t की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आएगी, 1 तक ही जा सकती है। ठीक है, 1 तक, और मिनिमम वैल्यू -1। तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनाइट ही आएगी, इनफाइनाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू a e टू द पावर -x²। तो अगर यहाँ पे बात करें कि y इज इक्वल टू a e टू द पावर x² vt प्लस थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को अगर इनफाइनाइट पुट कर दूं, या फिर इस तरीके से पुट, या टी की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर दो, तो ये पूरी की पूरी जो होगी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारी ट्रैवलिंग वेव नहीं हो सकती। ऐसे ही ऑप्शन थ्री में भी क्या होगा, हम देखेंगे कि e की पावर अगर x को इनफाइनाइट पुट कर दो, e की पावर x इनफाइनाइट, तो ये भी हमारी नहीं हो सकती। और फोर्थ वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ट्रेवलिंग वेव की नहीं है। ठीक है, तो हमारा ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटम मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या, मैक्सिमम। तो हमें पता है बच्चों, जो हमारा एनर्जी होता है क्या होता है, देखो जैसे कि कोई भी एनर्जी लेवल है, तो किसी एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करके अपने ग्राउंड लेवल पे आता है, तो ये जो एनर्जी होती है ये फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है या फिर निकलती है, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू होती है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो अगर हमारे पास डेल्टा ई मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारी म्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू विच इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा ई ही फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल कितना होता है, विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए हो जाएगा ये, सेकंड के लिए क्या होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड के लिए -13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 के लिए देखें तो 13.6 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा अपने पास -0.850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। मुझे याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 के लिए जो एनर्जी लेवल होगा वो हो जाएगा -5.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर क्लियर कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन हमारी इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आती है, लाइक 4 से 3 में, तो ये एनर्जी गैप हमारा कुछ होगा डेल्टा E1। जब 2 से 1 में आती है तो 2 से 1 में ये आ रही है हमारी, ये होगा लाइक डेल्टा E2।
एक हमारी एनर्जी लेवल 5 से 4 में आ रही, तो 5 से 4 तो बहुत ही छोटी है, इसको हम कलर ले लेते हैं ब्लू, ब्लू से शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 से 4, 5 से 4 तो और भी ज्यादा छोटा है। और हम 3 to 2 की बात करें तो ये, तो सबसे ज्यादा ये डेल्टा E3, ये डेल्टा E4। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल है वो डेल्टा E2 में है, डेल्टा E2 इज हायर। तो मतलब इस केस में फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आएगा, उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। सो ऑप्शन नंबर 2, n=2 to n=1 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन YDAC, YDAC जहां कहीं भी आए वो है हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसका वेव ऑप्टिक्स। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट, रेड टू वॉयलेट। हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वेवलेंथ फॉर रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉयलेट, ये हमें पता होता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कंसेक्यूटिंग फ्रिंजेस लाइंस विल कम्स क्लोजर, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सेकंड क्या है, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिकम्स डार्क, नो ये तो गलत हो गया। सेंट्रल तो क्या होती है, ब्राइट होती है जब कोई भी मीडियम में नहीं हो, मतलब एयर ही हो, तो उसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बीच में ही होती है। ठीक है, और वो हमेशा लाइट मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो हमेशा ही क्या होगी, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो डार्क तो हो ही नहीं सकती, वो तो वाइट ही होगी। द फ्रिंज विल बिकम्स ब्राइटर, नो ये भी गलत हो गया। फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी वो सभी की सेम होती है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम विल बी डिक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीजेज, नो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा तो क्या रहेगी, वो तो जीरो ही रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर मैं फ्रिंज विथ निकालता हूं, क्या फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, विच इज बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट मीन्स जो हमारा बीटा होगा आर के लिए वो ज्यादा होगा बीटा फॉर वॉयलेट के लिए, ऐसा कुछ होगा। मतलब कि जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर फ्रिंज विथ मिल रही है, पहले ये किसकी थी, पहले ये थी रेड की, तो ज्यादा बड़ी होगी। अब वॉयलेट की, तो वॉयलेट में क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। अगर ये छोटी हो जाएगी तो हमारी जो फ्रिंज लाइंस हैं वो क्या होगी, पास आ जाएगी क्या, क्लोज आ जाएगी क्या। तो सही बात है कि कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हमारी वॉयलेट के लिए है, मान देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज विल कम क्लोजर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेंट्रोइड ऑफ, आई थिंक ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। ओके, दिस वन इज सेंटर ऑफ मास। तो हमें क्या पूछा है कि अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 is cut out of a circular disk of radius a as shown in figure. Now the centroid of the remaining circular portion with respect to point o के रेस्पेक्ट में निकालना है, will be मतलब o से डिस्टेंस निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं कि हमारे पास बड़ा वाला इज लाइक, बड़ा वाला हमारे पास होल है, डिस्क है, और इसमें से हमने माइनस कर दिया छोटे वाले होल को, और हम इस ओ पॉइंट के अबाउट इनका क्या निकालेंगे, ये ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसा कुछ निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डिस्क है, और ये भी हमारे पास क्या है, डिस्क है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करें तो हम क्या लिखेंगे इसका, तो ये है m1 मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मान लेते हैं m2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 x1, x1 क्या होगा, तो हम देख सकते हैं क्या है ये, द सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट, इसका इसका रेडियस है a, मतलब कि ये हमारे पास a है, तो m1a माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस हो रहा है, m2 इंटू इसकी डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पर है, तो a प्लस a/2 होएगा, दैट मीन्स 3a/2। तो m1 x1 मतलब m1
x1 प्लस m2 x2, x2 कितना हो गया 3a/2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 माइनस m2 हो जाएगा क्योंकि हमारा मास बेसिकली माइनस हो रहा है, या फिर माइनस सिग्मा इसकी डेंसिटी मान लो, ये ज्यादा अच्छा है, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो अभी प्लस ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो m1 को क्या लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द डिस्क, तो मास डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली, तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर m2 की बात करें तो m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा सर दिस वन इज सिग्मा इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज कितना हो गया m1 इज सिग्मा पाई ए स्क्वायर मतलब a क्यूब हो गया, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस सिग्मा मानी, तो माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई 3a/2 अपॉन सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 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 कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर भी एक बार चला जाएगा, तो ऊपर तो ए ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई भी कैंसिल कर देता हूँ, पाई 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 गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या आता है देखते हैं, तो ये आएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ऑफ दिस इज 3a क्यूब बाई 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, मतलब मैं 3/4 ए स्क्वायर लिख दूं तो 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 8 3, तो 5 तो 5 10, तो 10/3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये आई थिंक आएगा 5a/6। क्या आएगा 5a/6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 से कितना होगा 5a/6 पर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट विच इज 5a/3। ठीक है, एक बार चेक भी कर लो, ये हो गया हमारे पास a क्यूब, ये माइनस ऑफ 3/8। ठीक है, ओके सही है, तो 5a/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, 5 में से 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ पे बचेगा 6। ओके, तो हमारे पास 5a/6 आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेनर डायोड, मतलब कि ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सेमीकंडक्टर TOR आएगा, TOR कंडक्टर। ठीक है, तो जेनर क्या है, जेनर डायोड का क्वेश्चन कि जेनर डायोड ब्रेक डाउन अकर्स इन पीएन जंक्शन हैविंग P and N बोथ जो जेनर डायोड में होते हैं, तो जेनर डायोड इज हैविली डॉप्ड। क्या होता है जेनर डायोड, हैविली डॉप्ड एंड हैव नैरो डिफ्लेक्शन लेयर, है ना। तो याद रखना हमेशा जेनर डायोड जो होगा, जेनर डायोड हैविली डॉप्ड एंड नैरो डिप्लेक्शन लेयर होगी, नैरो डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया लाइटली और थर्ड भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हैविली डॉप्ड एंड हैव नैरो डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रोवेव, मतलब कि ये EMW का क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, मतलब कि ये तो हमारा रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि सोर्स ऑफ, मतलब हमें लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सोर्स ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का सोर्स क्या होता है, तो हमें पता है ये क्या होता है, मैग्नेट्रॉन। क्या होता है बच्चों, मैग्नेट्रॉन, मतलब कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड बी हमारा क्या है, सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, तो हमें पता है कि सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ बी ऑप्शन। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं है, अभी इस क्वेश्चन को देखा तब जाके याद करा मैंने कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का सोर्स क्या होता है और सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये EMW का चैप्टर है, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, तो उसे देख लेना। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सोर्स ऑफ गामा रे।
तो गामा रे का सोर्स क्या होता है, तो ये मुझे पता है रेडियो एक्टिव डिके। क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके इज द सोर्स ऑफ गामा। और लास्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ एक्सरे। सोर्स ऑफ एक्सरे क्या होता है, तो ये इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। क्या होता है, इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं ये डी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो तो हमारा किसके साथ है, सेकंड के साथ। बी जो है हमारा वो किसके साथ है, ये है हमारा फोर्थ के साथ है। सी जो है हमारे पास वो किसके साथ है, वो फर्स्ट के साथ है ना। और डी जो है वो किसके साथ है, थर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो ओनली द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टाइल मतलब ये प्रोजेक्टेड की बात है, तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा, मतलब कि काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v नॉट अलोंग x एक्सिस। नाउ अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ma इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। मतलब ये हमारा फोर्स है, ma is equals to minus alpha x square, the distance at which the particle stop। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कहाँ पे पार्टिकल भाई साहब रुक जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के ऊपर। तो हमें पता है कि एम ए दे रखा है, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए को मैं लिख सकता हूँ कि क्या, वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, तो dx को मैं इस वाले उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ओनली v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा अपॉन m एक्स स्क्वायर dx बचेगा। क्या बचेगा ये, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हमें दे रखा है कि x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और x इक्वल्स टू x पर जो हमें निकालना है उस पर स्टॉप हो रही है, तो स्टॉप हो रही है मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो दिस वन इज वी स्क्वायर बाई 2 और 0 से वी नॉट, और इसको माइनस अल्फा बाई एम एक्स क्यूब बाई 3। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स से 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 3m एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये आएगी 3 माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा और की पावर 1/3, की पावर 1/3। तो ये हमारे पास x डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, हम अगर आंसर चेक करें तो देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/3 मतलब a और 3 तो होंगे नहीं, 2 और 3, तो हमारा 3 आंसर करेक्ट। अब 3 में देखो क्या है, फोर्थ में क्या है, m नहीं है ना। तो m तो किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या थोड़ी सी गलती है कि m नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे m मान लो, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा अगर m की वैल्यू 1 भी रखते हो तो। ठीक है, तो हमारा अच्छा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ वेटिंग, तो मतलब कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। किसका, ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी वेट 49 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट अ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे इसका 49 न्यूटन है। सो व्हाट विल बी द वेट्स रिकॉर्ड ऑन द सेम वेटिंग मशीन इफ इट्स शिफ्टेड टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे आएगी तो वेट क्या नापेगी, तो बेसिकली वेटिंग मशीन जो होती है वो वेट नापती है, मतलब डब्लू नापती है। मतलब उस पे जो लगने वाला नॉर्मल होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेटिंग मशीन ये है, तो वेटिंग मशीन पे लगने वाला जो नॉर्मल होता है वो मेजर करती है। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारी कुछ ऐसे है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट करती है ओमेगा से। तो जब ये पोल पर है, तो पोल पर है तो यहाँ पे ये जो वेटिंग मशीन रखी हुई है तो इसमें क्या लगेगा, इसमें नॉर्मल ऐसे कुछ लग रहा होगा, और ये बॉय जो भी है उसका mg इस तरीके से लग रहा होगा। इस नॉर्मल एट पोल पे जो वैल्यू आ रही है वो 49 न्यूटन आ रही है, ऐसा कुछ आ रही है। ठीक है, जब ये इक्वेटर पे आती है, तो इक्वेटर हमारा यहाँ कहीं होता है, तो यहाँ पे वेटिंग मशीन ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे कोई भी बॉय है या कोई भी पर्सन है या स्प्रिंग बैलेंस जो भी है,
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, तो नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, नॉर्मल इक्वेटर। mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसी के साथ इसके पास एक सेंट्रल फ्यूगल फोर्स भी होगा या सेंट्रल पिटल फोर्स भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर आर का। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी तो क्या होगी, एट इक्वेटर हम लिखेंगे mg माइनस ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से एन ई कितना आएगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ऐसा कुछ आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एट पोल इज ग्रेटर देन नॉर्मल एट इक्वेटर। ठीक है, तो पोल पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कम आएगा। तो हम कम आएगा तो इसमें ओनली ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो 49 है, वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड में 49.83 है, तो गलत। फोर्थ भी गलत, तो ओनली आंसर इज सेकंड, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्म मेटलिक वायर इज एलोंगेटेड, दैट मीन्स ये हमारे पास जो है ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मेटलिक wire is elongated by 0.04 meter when subjected to a linear force F. Now the elongation when its length and the diameter is double and subjected to a same force will be. So basically हमें find करना है कि elongation क्या होगा अगर इसका diameter और length को double कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक वायर है। ओके, इसकी लेंथ हमारे पास L है, इसका डायामीटर मैं बोलता हूं D है। यहां पर हमने एक फोर्स को अप्लाई किया जिसके कारण कुछ इसका एलोंगेशन आया विच इज डेल्टा एक्स। तो हमें सभी को पता है बच्चों कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, और आर की बात करें तो डायमीटर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एंड एलोंगेशन विच इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी है, ये हमने बोल दी एल है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि फोर्स हमारे पास चेंज नहीं हुआ है इस कंडीशन में, फोर्स हमारे पास सेम है। यंग्स मॉडुलस दोनों वायर के लिए सेम ही रहेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलोंगेशन हमें फाइंड करनी है, तो एलोंगेशन क्लियर दिख रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन डायमीटर स्क्वायर के। तो क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाए तो डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन D1 स्क्वायर एंड L2 अपॉन D2 स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो डेल्टा x1 कितना था 0.04 मीटर अपॉन डेल्टा x1 हमें x2 हमें निकालना है, L1 हम L मान लेते हैं, है ना, और D1 को हम D मान लेते हैं, तो D स्क्वायर। L2 क्या है 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2L हो गया, और D2 भी डबल हो गया, तो मतलब कि ये 2D स्क्वायर, दैट मीन्स 4D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर एल एल हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये 2। तो यहां से सॉल्व करने पर डेल्टा x2 मतलब एलोंगेशन इन सेकंड केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 0.02। अब हमें पूछा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिंड्रिकल मेटल ऑफ रेडियस आर कंडक्टिविटी समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन है, किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है सर, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो पता है कि द सिलिंड्रिकल वायर जिसकी रेडियस हमें दे रखी है, कंडक्टिविटी हम दे रखी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ S बाय m। अब ये यूनिट S बाय m क्या है मुझे भी नहीं पता। is subjected to an electric field of 10 millivolt per meter. Now the expected value of current, जो करंट बेसिकली हमें फाइंड करनी है करंट। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा ओम्स लॉ होता है, क्या, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर वाला नहीं, ओम्स लॉ J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला, J इक्वल टू सिग्मा ई।
तो इसमें हम अगर J लिखें विच इज करंट डेंसिटी, सो करंट डेंसिटी कितनी होगी, I बाय एरिया इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो यहां से करंट निकालें I, तो ये हो जाएगा सिग्मा ई मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ई पाई आर स्क्वायर। अब सब कुछ चीज हमें दे रखी है, पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 7 10 की पावर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्योंकि मिली वोल्ट पर मीटर दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय पाई एंड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे जो करंट आएगा वो आएगा हमारे पास 125 पाई मिली एम्पियर आफ्टर सॉल्विंग दैट। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है। तो अगर हम कंपेयर करें किससे, एक्स क्यूब पाई मिली एम्पियर से, सो x कितना आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है हमारे पास क्या 125, तो x इज 5। तो 5 हमारा क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ यूनिफॉर्म थिन वायर ऑफ समथिंग। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि ये आरबीडी का क्वेश्चन है, किसका, आरबीडी का। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अ यूनिफॉर्म थिन वायर ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ मीटर इज बेंड टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागोन। तो यहाँ पे इक्विलेटरल हेक्सागोन बनाया है जो कि इस टाइप का होगा। ठीक है, रॉड से, और क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागोनल। तो बेसिकली एक पॉइंट है या एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर मैं रॉड की बात करूं तो रॉड का मास हो जाएगा भाई, एक सिंगल रॉड का हो जाएगा 1 kg, क्योंकि 6 है तो 6 का 6 kg है तो एक का हो जाएगा 1 kg। अब टोटल लेंथ दे रखी है 2.4, तो हम कह सकते हैं कि एक की लेंथ L कितनी हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू हो जाएगी सर 2.4 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 0.4 मीटर। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रॉड के लिए निकालना है, मतलब एक रॉड के लिए निकालना है, इज लाइक ये, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो ये है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ये है। तो अगर ये डिस्टेंस निकाल लूं मैं, तो बाय परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा, फर्स्ट के लिए ना, एक के लिए, तो I1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास I सेंटर ऑफ मास फॉर रॉड प्लस m डी स्क्वायर, डी क्या है डिस्टेंस, तो डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, तो ये हमें पता है ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो ये एल और ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा सर एल कॉस 30। कितना आ जाएगा, एल कॉस 30। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहां से I1 निकल के आया, I फॉर रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो दिस इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, ये एक रॉड के लिए निकाल रहे हैं अपन को, ऐसे 6 से निकालना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस दिस वन इज एम एल स्क्वायर एंड कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, मतलब कि 3/4। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे I1 कितना आ जाएगा, तो 12 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3 3 जा 9, दैट मीन्स 9 ml स्क्वायर। तो टोटल आ गया 10/12 ml स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें ये फर्स्ट रॉड, एक रॉड के लिए है, तो फॉर 6 रॉड्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, दिस वन इज 6 मल्टीप्लाई 10 ml स्क्वायर बाई 12, तो ये हो गया 2, तो ये कट गया 5 ml स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे 5 इंटू एम की वैल्यू है 1 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सो दिस वन इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो 5 चौक भाई 20 दिख रहा है और 20 चौक तो मतलब कि ये कुछ आएगा 0.8, कितना आएगा 0.8। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टर्म्स में 10⁻⁻1, तो हम किसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 केजी मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉलिड समथिंग लीनियर मोमेंटम, तो काइनेटिक मतलब कि ये अपन कह सकते हैं कि वर्क पावर एनर्जी का भी बोल सकते हैं और सेंटर ऑफ मास का बोलते हैं, ज्यादा अच्छा है क्योंकि मोमेंटम की बात वहीं पढ़ते हैं अपन, है ना। तो कुछ भी ले लो, है ना, सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितना होती है, वो होती है सर पी स्क्वायर बाई 2m। अब क्या बोला है कि लीनियर मोमेंटम सेम है, क्या है लीनियर मोमेंटम सेम, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू m2 बाई m1। m2 की वैल्यू कितनी है सर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आंसर होगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमें क्या बोला था इस क्वेश्चन में, हमें बोला था कि टू सॉलिड ए एंड बी मास इज समथिंग मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था इक्वल था, तो p यहाँ पे इक्वल था, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो दो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूट मीन, मतलब कि ये केटीजी का क्वेश्चन है, किसका केटीजी। तो क्वेश्चन क्या है, द रूट मीन स्क्वायर speed of molecules of a given mass at something temperature is 1 atm and pressure is 1 atmospheric pressure is 200 meter per second. Now the root meaning square speed of the molecule gas at 2 atmospheric pressure is x by root 3, तो value of x find करनी। तो ये भी डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी अंडर रूट ऑफ 3 बाई एम। तो यहाँ आर कांस्टेंट, एम हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास गैस के लिए कांस्टेंट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वी आर एम एस जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे वी आर एम एस फर्स्ट अपॉन वी आर एम एस सेकेंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। अब टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन पे लिखना पड़ेगा ना, तो केल्विन के लिए तो T1 देखें तो 27 प्लस 273 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन। ऐसे ही T2 देखते हैं 127 प्लस 273 मतलब ये हो जाएगा 400 केल्विन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, दिस वन इज 400, ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, दिस इज रूट 3/2। अब हमें निकालना वी आर एम एस 2, तो वी आर एम एस 2 कितना होगा, तो हो जाएगा 2 बाय रूट 3 वी आर एम एस फर्स्ट। ओके, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 और वी आर एम एस फर्स्ट का कितना था, वो था 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 400 बटे रूट 3। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x क्लियर क्लियर दिख रहा है, ये हो जाएगी 400। ओहो ओहो, ये तो 4000 लिख दिया सर, ना 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 400 ही आएगा, क्या आएगा 400, तो हमारा आंसर क्या होगा 400 इज करेक्ट। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ दिख रहा है मुझे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह लिख रहा है, दैट मीन्स ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज समथिंग इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स 12 सेंटीमीटर एज शोन फिगर। ठीक है, मतलब कि हमें एक स्क्वायर दे रखा है, उससे 6 सेंटीमीटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर विल बी। तो बेसिकली ये सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी की बुक में फ्लक्स निकालने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक
क्यूब रखा हुआ है, क्या करते हैं, क्यूब, ऐसा कुछ। अब इस क्यूब के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये तो 12 है, तो इसका सेंटर कहां हो जाएगा, 6 पे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ। ठीक है, तो Q कितना है, Q है सर, Q ही रख लेते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो टोटल फ्लक्स है जिस जो क्यूब से निकल रहा है। अब क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 6 फेसेस से फेसेस पास फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमें निकालना कितनी फेस से, ओनली वन फेस, तो हम कहेंगे क्या, वन फेस पास फ्लक्स, पास flux which is equals to phi 1 is equals to 1 by 6 q upon epsilon naught। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, दिस इज 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, दिस इज 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, दिस वन इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें और फाइ 1 की वैल्यू निकालें, तो फाइ 1 की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, आएगी ये 226 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल ली है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, 226 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा 226 आंसर, क्या होगा, 226। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिग्नल और केबल, इसकी बात हो रही है, तो मतलब कि ये क्वेश्चन आई थिंक साउंड टाइप का कुछ दिख रहा है, या EMW का भी हो सकता है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा सिग्नल, तो बेसिकली ये POC का भी हो सकता है ना, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर साउंड का ज्यादा सही रहेगा है ना, क्योंकि DBV की बात हो रही है तो साउंड सही है, साउंड वेव, साउंड वेव का क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, अ सिग्नल ऑफ 0.1 किलोवोल्ट is transmitted in a cable, the attenuation of a cable is -5 dB per kilometer। पर किलोमीटर कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है भाई साहब, -5 dB का, एंड केबल लेंथ इज 20 किलोमीटर, तो पावर रिसीव्ड एट अ रिसीवर इज 10⁻⁻x वॉट, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि -5 dB इन 1 किलोमीटर, सो 20 किलोमीटर लेंथ में कितना साउंड लेवल डिक्रीज होगा, लेंथ साउंड लेवल डिक्रीज कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट मीन्स 100 dB। अब एक फॉर्मूला होता है हम सभी के पास कि β2 मतलब लेवल डिक्रीज करने का, तो β2 माइनस β1 इज इक्वल्स टू 10 log 10 P0 अपॉन PI दे रखा है, क्लियर क्लियर, तो यही ले लो, कोई दिक्कत वाली नहीं आती है ना। ये दे रखा है, गेन इन dB कुछ दे रखा है, तो यही है। वैसे I2 बाई I1 होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया केबल का सही सेम ही है, तो डायरेक्टली मैं P0 बाय PI लिख रहा हूँ, मतलब P2 बाय P1 भी बोल सकते हो है ना। और P आउटपुट हमें शायद निकालना है, पावर रिसीव्ड एट रिसीवर, मतलब P आउटपुट निकालना है, इनपुट हमें दे ही रखा है। तो B2 माइनस B1 कितना दे रखा है, 100, तो ये हो जाएगा -100 dB इज इक्वल्स टू 100 मतलब 10, 1 dB की वैल्यू दे ही रखी है, तो ये यहाँ पे 100 ही आएगा है ना। तो 100 इज इक्वल्स टू 10 log 10 P0 अपॉन PI। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, अभी क्या जाएगा, 10 की पावर -10 इज इक्वल्स टू P0 अपॉन PI। तो P0 की वैल्यू कितनी आएगी,
तो पी नॉट की वैल्यू आएगी पी आई अपॉन 10⁻10। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पी आई कितना हो जाएगा, पी आई हो जाएगा हमारे पास, पी आई दे रखा है, पी आई हमें दे रखा है 0.1 किलो, मतलब 10⁻³ वॉट, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 10⁻−10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 3 गए तो 8, तो 10⁻−8 वॉट कितना होगा, 10⁻−8 वॉट। दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो आएगी 8। क्या आएगी, 8। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ x इज 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीआर। एलसीआर मतलब कि भाई साहब एसी का सर्किट, एसी का क्वेश्चन है, किसका, एसी का। तो एसी का क्वेश्चन क्या क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट डिजाइन टू रेजोनेट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी समथिंग, द सर्किट ड्रॉ 16 वॉट पावर फ्रॉम 120 वोल्ट सोर्स एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट इज, सो हमें पता है एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, तो हमारे z की वैल्यू r के इक्वल हो जाती है। कितनी, z की वैल्यू r के, और मैक्सिमम करंट क्या होती है, फ्लो होती है सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो पावर होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, v²/r। ठीक है, तो पावर कितनी है, पावर है 16, v स्क्वायर कितना है, तो दिस इज 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से r को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, दिस वन इज 4 and this one is 30 and this one is again 30, तो R आ जाएगा 900 ओम। कितना आ जाएगा, 900 ओम, मतलब कि 900 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ R कितनी आएगी, 900 ओम। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर at the speed of something, when they see each other both blow horn have frequency of this, now the beat frequency heard by each driver will be। तो बेसिकली ये साउंड का क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है, तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब कि F2 माइनस F1। क्या होगी, F2 माइनस F1। अब F2 क्या होगी और F1 क्या होगी, वो चीज हमें समझनी है। तो जैसे कि हमारे पास दो गाड़ी है, ये दो कार है, ठीक है, ये कुछ स्पीड से चल रही है 7.2। 7.2 मतलब कि 7.2 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की सेम ही है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कुछ रिलीज करती है विच इज F0 इज इक्वल टू 676 हर्ट्ज, ऐसा कुछ। ठीक है, और एक दूसरे की तरफ जा भी रही है। अब देखो क्या होगा कि जो भी फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार एक हॉर्न बजाएगा, ये हॉर्न जाएगा और इससे टकरा के वापस आएगा और F1 को सुनाई, मतलब फर्स्ट कार को सुनाई देगा। तो ये हमारी F1 होगी फ्रीक्वेंसी, या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, है ना। और दूसरी क्या फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कि सेकंड कार ब्लो करेगा, तो यहाँ पे सेकंड कार के कारण भी कुछ ना कुछ आएगा, वो हमारा फर्स्ट कार वाला सुनेगा। तो ये होगी F1। तो F2 और F1 का माइनस जो होगा उसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे कह सकता हूं मैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by car 1 which reflect by car 2। तो कार 2 से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा इसमें, F1 इज इक्वल टू, तो पहले तो कार फर्स्ट से कितनी होगी, तो हमको पता है कि क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ एयर प्लस
स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ एयर माइनस स्पीड ऑफ कार, ये तो रिफ्लेक्ट होके आई है ना। अब ये पास आके फर्स्ट को सुनाई देगी, तो सुनाई देगी तो सुनने में कि क्या होगा, तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ कार एयर प्लस स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ एयर माइनस स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो दिस वन इज एफ नॉट वी ए कितना है 340 है, 340 प्लस 2 अपॉन 340 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास F1, क्या हो गया F1। ऐसे ही अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 क्या होगा, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। F2 क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम कार 2, मतलब जो कार 2 से आ रहा है डायरेक्ट, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो डायरेक्ट ही होगी एफ नॉट वी ए प्लस वी सी अपॉन वी ए माइनस वी सी। दैट मीन्स एफ नॉट 340 plus 2 upon 340 minus 2. Okay, now the beat frequency, तो वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट मीन्स F1 माइनस F2। ओके, F1 कितना था, तो विच इज F नॉट 340 प्लस 2 अपॉन 340 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना है F नॉट 340 प्लस 2 अपॉन 340 माइनस 2। ओके, यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि F नॉट 342 अपॉन 338 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग क्या बचेगा, तो दिस इज 342 अपॉन 338 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 के बराबर, किसके 8 के बराबर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देना ना, एफ नॉट पुट करना 676 हर्ट्ज, ठीक है, यही था ना 676 हर्ट्ज। तो वैल्यूज को जब पुट करोगे तो 8, तो मतलब हम क्या कहेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी 8, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज 8 हर्ट्ज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि ये EMW का क्वेश्चन है, किसका EMW। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 GHz enter a dielectric medium of reflective index relative permittivity 2.25 from vacuum. Now the wavelength of this wave in that medium will be। तो बेसिकली EMW का क्वेश्चन है, और थोड़ा वेव ऑप्टिक्स का भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है वैक्यूम में, विच इज सॉरी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, हमें पता है वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं, सी अपॉन लेमडा होता है, तो यहां से लेमडा इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, विच इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो ये कितना आएगा, दिस इज 0.1 मीटर। ओके, अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ इन मीडियम होती है वो होती है वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन म्यू एन, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम, विच इज एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं, तो अंडर रूट ऑफ हमें दे रखी है क्या, हमें एप्सिलॉन आर दे रखा है, विच इज 2.25 दे रखा है, ये रहा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी विच इज 2.25 मल्टीप्लाई बाय म्यू आर देखो बेसिकली यहाँ पर जो भी अपन ने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो बेसिकली नॉन मेटेलिक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो होता है वो 1 लिया जाता है ना, तो यहाँ पे 1 ले लेना। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.25 मतलब 15 का होता है, तो ये 1.5 होगा, क्या होगा 1.5, मतलब n की वैल्यू आ गई 1.5। तो हम वेवलेंथ इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम विच इज 0.1
अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा दिस इज 6.67 मीटर, 6.67 सेंटीमीटर, सॉरी, इसे आया 6.67 सेंटीमीटर। अब इसे कन्वर्ट करें हम किसमें, 10⁻⁻² में, तो ये हो जाएगा अपने पास 667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 667। कितना, 667 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा 24 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अब अगर हम पेपर का एनालिसिस देखें तो पेपर में क्या क्या आया हुआ था इस पेपर में, तो हम देख सकते हैं कि एसएचएम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से भी 2, केटीजीएन थर्मो से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये केटीजीएन थर्मो। मैग्नेटिज्म जो कि हमारा जेई स्पेसिफिक है उससे 1 है, सेमीकंडक्टर से 3, तो देखो सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एरर से 1 क्वेश्चन है, ईएमआई से 1 क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स जो कि बहुत ही इजी होता है 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 12 नंबर पक्के, लिख के ले लो पक्के, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स 1 क्वेश्चन है, सॉरी स्ट्रिंग वेव है ये, स्ट्रिंग वेव से 1 क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से भी 1 ही क्वेश्चन आया हुआ है। ईएमडब्ल्यू जो कि जेई मेंस स्पेसिफिक है, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। काइनेमेटिक्स 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन, करंट 1 क्वेश्चन। करंट से इस चैप्टर में कम क्वेश्चन आए हैं, ओनली 1 ही क्वेश्चन आया। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन, आरबीडी से 1 क्वेश्चन, एनएलएम से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। साउंड से इसमें 2 क्वेश्चन है, और एसी, एसी से इसमें 1 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो मॉडर्न फिजिक्स से, एक केटीजीएन थर्मो से, ठीक है, और एक सेमीकंडक्टर। मतलब जेई जेई मेंस स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर मतलब मिलके 4 हो गए, 4 ये हो गए, ईएमडब्ल्यू हो गया, तो 5 6 6 ये हो गए। और कौन सा होता है, तो 6 क्वेश्चन क्लियर क्लियर हमें दिख रहे हैं कि जेई मेन से स्पेसिफिक चैप्टर से आते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है, सारा का सारा इजी आता है और हो भी जाता है बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे पेपर का एनालिसिस था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेके पीवाईक्यूज, जो कि होगा 25 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, बाय बाय।